देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में जब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए सुन रहा था ना, तो मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि प्रधानमंत्री लाल किले से अपने संबोधन को एक चुनावी सभा में परिवर्तित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और जब मैं चुनावी सभा की बात करता हूं तो जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री चुनावी सभा में होते हैं तो हिंदू मुस्लिम भी करते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा में होते हैं तो कांग्रेस को भी कोसते हैं। और कई बार ऐसे लम्हे आए इस भाषण के दौरान जो ऐतिहासिक था। और ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि लाल किले के प्राचीर से इतना लंबा भाषण किसी ने नहीं दिया जितना प्रधानमंत्री ने दिया है। कहने का अर्थ साफ है कि भाषण की लंबाई के मायने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण ऐतिहासिक है। उन्होंने जो बात कही खरी लगी, मगर जैसे मैंने कहा वो लगातार कोशिश करते रहे इसे चुनावी भाषण में तब्दील करने को लेकर। मसलन उनकी पहली बात, वो कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता। और जाहिर सी बात है वो जिक्र कर रहे थे पहलगाम के आतंकवादी हमलों की। और वो ये भी कह रहे थे कि यही वजह है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी पर फुल स्टॉप लगा दिया। यहां पर वो जिक्र कर रहे थे कि पानी और खून एक साथ नहीं चल सकता। तो मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या खून और क्रिकेट एक साथ चल सकता है? यह सवाल किया जा रहा है क्योंकि आप और हम सब जानते हैं एशिया कप हो रहा है। भारत और पाकिस्तान एक या नहीं कम से कम 2 बार मुकाबला करेंगे, कम से कम 2 बार। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कह सकते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, मगर मजाल है साहब, जिस बीसीसीआई में देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह हैं, वो क्रिकेट चल सकता है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा और इस पर उद्धव सेना के आदित्य ठाकरे ने क्या टिप्पणी की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। यह ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। आदित्य ठाकरे ने प्रधानमंत्री के इस बयान पर सीधा बीसीसीआई पर हमला किया है। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह पर प्रहार किया है। यहां पर आदित्य ठाकरे ने अंग्रेजी में ट्वीट किया है और मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। यहां पर आदित्य ठाकरे अंग्रेजी में कहते हैं, It will be a real shame if the BCCI thinks it's above what the PM said from Red Fort today. यह बहुत ही शर्मनाक होगा कि अगर बीसीसीआई को लगता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से ऊपर हैं।
आगे आदित्य क्या कहते हैं? आफ्टर सो मेनी एफर्ट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड आवर कंट्री टू टेल द वर्ल्ड दैट पाकिस्तान इज बिहाइंड द पहलगाम अटैक्स, द ग्रीड फॉर मनी ऑफ द बीसीसीआई स्टैंड्स अबव द सैक्रिफाइस ऑफ द आर्म फोर्सेस, द नेशन एंड इवन द पीएम सेइंग ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तमाम कोशिशें, जिसमें वो लगातार कह रहे थे कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान है, मगर बीसीसीआई की पैसे की भूख उस पर हावी पड़ गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते, वो भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। आगे आदित्य ठाकरे क्या कहते हैं? With all the might that BCCI has in ICC, it's a joke to say that we are bound by the Asia Cup rules. यानी कि ICC में जो BCCI की ताकत है, यह कहना एक मजाक होगा कि हम एशिया कप के नियमों से बंधे हुए हैं। तो सीधा प्रहार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि देश की बेटी ऐशन्या ने क्या कहा था। आप में से जो लोग भूल गए हैं, शुभम पहलगाम आतंकवादी हमले में शहीद हुए थे और ऐशन्या लगातार कह रही हैं कि एशिया कप नहीं होना चाहिए। आज जब प्रधानमंत्री ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते, तो क्या उनके मन में एक बार भी यह ख्याल आया था कि ऐशन्या ने कहा था कि खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते? प्रधानमंत्री एक बार फिर आपके लिए एक बार फिर सुनिए ऐशन्या ने क्या कहा था, सुना जाए। एंड मैं भी पूरी तरीके से इंडिया पाकिस्तान का ये जो मैच है इसको बॉयकॉट करूंगी। बीसीसीआई इसको होस्ट कर रहा है, ये बहुत ज्यादा एक जो विक्टिम है इस फैमिली जो हम झेल रहे हैं, हम 26 फैमिली जो झेल रहे हैं, अपने 3 महीने में आप भूल गए। मैं शुरुआत से बोल रही थी कि लोग भूल जाते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये देश, ये नेशन या बीसीसीआई या XYZ कोई भी हमें इतनी जल्दी भूल जाएगा। 3 महीने हुए इस बात को और आप पता नहीं कैसे अग्री कर रहे हो कि आपको इंडिया पाकिस्तान को मैच करवाना है एशिया वर्ल्ड कप में। दिस इज रॉन्ग। ये आप हमारे इमोशंस के साथ गलत कर रहे हो। एक तरफ हमसे कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, एक तरफ आप ये मैच कर रहे हो। ये आप या तो हमें वैल्यू ही नहीं है, हम एज ए इंडियन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। एंड अगर ये बात है कि हम ये मैच कर रहे हैं क्योंकि एक फ्रेंडली मैच, हम क्रिकेट कम्स बिफोर नेशन, ये जितनी भी चीजें जो मैं सुन रही हूं, पीपल ऑल्सो, वी एज इंडियन, हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम सबसे पहले आने चाहिए इस नेशन के लिए। सबसे पहले एक हिंदुस्तानी, उसका खुद का बच्चा सबसे पहले आना चाहिए। यहाँ 26 लोग एक टेरर अटैक में मार दिए गए हैं और आप उसी देश के साथ एक गेम खेलने के लिए अग्री कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, ये बहुत ज्यादा गलत है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश कर रहे थे इसे चुनावी भाषण में तब्दील कर दिया जाए, और एक बार फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसमें वो फंस गए। उन्होंने कहा कि बाहर से अवैध ढंग से आने वाले लोग हमारी बहु बेटियों को परेशान कर रहे हैं, हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, गृह मंत्रालय आपके अंतर्गत आता है। यही बात अक्सर पश्चिम बंगाल जाकर अमित शाह कहते हैं कि आप ममता बनर्जी को हटा दो, हम आपको सीमा पर सुरक्षा दे देंगे। मगर सीमा पर सुरक्षा का काम तो BSF करता है ना। यानी कि 11 साल बाद भी प्रधानमंत्री वो बातें कर रहे हैं जिसका कोई तर्क नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि यही बात आपने झारखंड के चुनावों में कही थी। प्रधानमंत्री, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो कह रहे हो कि बहु बेटियों पर बाहर से आने वाले लोग प्रहार कर रहे हैं, हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, 11 साल से आप कर क्या रहे हैं? सुनिए प्रधानमंत्री का यह तर्क जो किसी को हजम नहीं हो रहा है, सुना जाए। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में
आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा। दोस्तों, कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश का कहना है कि प्रधानमंत्री थके हुए लगते हैं, लिहाजा उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर जयराम रमेश का लंबा चौड़ा बयान जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और इंतजार कीजिएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का भी असर दिखाई दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को प्रकाश स्तंभ बता रहे थे और इस मुद्दे पर भी वो फंस भी जाते हैं और राहुल गांधी का असर भी दिखाई देता है। बहरहाल, कांग्रेस का बयान आपकी स्क्रीन पर। जयराम रमेश क्या कहते हैं? लाल किले की प्राचीर से आज प्रधानमंत्री का भाषण बासी, पाखंडी, नीरस और चिंताजनक था। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और सबका साथ सबका विकास जैसे वही दोहराए गए नारे साल दर साल सुने जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का वादा अनगिनत बार किया जा चुका है, हर बार धूमधाम से, हर बार बिना परिणाम के। यह वादा दरअसल आज एक बड़े झूठ के साथ किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान बन चुका है, क्योंकि भारत का पहला सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स 1980 के दशक की शुरुआत में ही चंडीगढ़ में स्थापित हो चुका था। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए, कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा बता रही है। आगे जयराम रमेश ने क्या कहा, इस पर गौर किया जाए। किसानों की रक्षा की बात अब खोखली और अविश्वसनीय लगती है, क्योंकि उन्होंने 3 काले कृषि कानून थोपने की कोशिश की थी। आज भी एमएसपी की कानूनी गारंटी, लागत पर 50% लाभ के साथ एमएसपी तय करने या कर्ज माफी का कोई ठोस ऐलान नहीं है। रोजगार सृजन पर भी केवल दिखावटी बातें की गई हैं। ठोस और विश्वसनीय रोडमैप का अभाव है। प्रधानमंत्री ने एकता, समावेशन और लोकतंत्र पर लंबा भाषण दिया, जबकि वे स्वयं चुनाव आयोग जैसी हमारी बुनियादी संवैधानिक संस्थाओं के पतन के जिम्मेदार और योजनाकार रहे हैं। और यहां पर प्रधानमंत्री को यह याद दिलाने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था चुनाव आयोग को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों का चुनाव, इसका फैसला 3 लोग करेंगे, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और नेता विपक्ष। मगर भारतीय जनता पार्टी ने अध्यादेश के रास्ते से इसे पलट दिया था और अब जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में चल रहा है, उसमें किस कदर धोखाधड़ी है। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, मगर वो चुनाव आयोग पक्षपाती है, यह हम सबको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आगे क्या कहते हैं जयराम रमेश? आज प्रधानमंत्री का सबसे चिंताजनक पहलू लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेना था, जो एक संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की भावना का खुला उल्लंघन है। यह अगले महीने उनके 75वें जन्मदिन से पहले संगठन को खुश करने की एक हताश कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। सुनिए प्रधानमंत्री ने आरएसएस को किस तरह से याद किया था। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है।
व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। ये कितनी बड़ी विडंबना है और कितना दुखद है कि लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री ने उस संगठन का नाम लिया जिसको आज़ादी के महानायक सरदार पटेल ने बैन किया था। उस संगठन का नाम लिया जिससे प्रेरित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी। उस संगठन का नाम लिया जिसने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया था। उस संगठन का नाम लिया जिसने बाबा साहब की तस्वीरें जलाई थी, जिसने बाबा साहब को बड़ा बुरा कहा था। उस संगठन का नाम लिया जिसने संविधान की प्रतियां जलाई, जो संविधान को अशुभ बताता था और अजीब तरह की बातें करता था। असलियत यह है कि आज प्रधानमंत्री ने आज़ादी के महानायकों को, स्वतंत्रता संग्राम को कमतर आंका जब वो लाल किले की प्राचीर से आरएसएस जैसे उस संगठन की बात करते हैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, जिनका आजादी के आंदोलन में छोटी उंगली का नाखून नहीं कटा। हमारे महानायकों ने अपना जीवन बलिदान किया है, अपनी जवानी जेलों में काटी है, फांसी के फंदे पर झूले। किस मुंह से मोदी जी बात करते हैं आरएसएस की? और जिनकी आपने नाम लिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने बाबा साहब के लिए और संविधान के लिए क्या कहा था वो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने बाबा साहब के संविधान को इतना भला बुरा कहा था, बाबा साहब को कहा था। इस बात का जवाब दे मोदी जी। शर्म नहीं आती लाल किले की प्राचीर से ये बात करते हुए? मुझे लगता है कि 75 साल के मोदी जी शायद इस साल होने वाले हैं। मैं उनकी दीर्घायु की कामना करती हूं, लेकिन उम्र का तकाजा है या याददाश्त में कमी है या ज्ञान में कमी, मुझे नहीं पता। शायद उनको नहीं पता है कि चंडीगढ़ में 1983 में पहला सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स बना था। आप असेंबली करके खुश मत होइए। असलियत यह है कि इस देश की इकोनॉमी का भट्टा आपने बैठाया है, लोगों के, युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह आपने लगाया है। मगर आज प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछा जाना चाहिए। ये वही आरएसएस जिसने 52 साल तक, सही सुना आपने, 52 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया था। याद कीजिएगा दोस्तों, जब 3 लोग नागपुर के मुख्यालय गए थे आरएसएस के और तिरंगा फहराने की कोशिश की थी तो उन पर आरएसएस ने केस कर दिया था। याद कीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस ने शिरकत नहीं की थी। आरएसएस ने जिन्ना के साथ 2 जगह सरकारें बनाई थी, सिंध और बंगाल। क्या हम ये भूल सकते हैं? फिर भी प्रधानमंत्री आरएसएस को इतना महान बता रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, जब आप आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं तो क्या आप इन मुद्दों पर गौर करेंगे जो अभी अभी मैंने आपके सामने उठाए? सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों, किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने महात्मा गांधी, नेहरू, भगत सिंह और तिरंगे का अपमान किया। आप देख सकते हैं विनायक दामोदर सावरकर, उनका रुतबा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के ट्विटर हैंडल पर महात्मा गांधी, तिरंगे और भगत सिंह से ऊपर है। सबसे बड़ी बात, यहां पर नेहरू गायब है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, जब आप आरएसएस को बधाई दे रहे थे तो क्या आपके जहन में यही तस्वीर थी? यानी कि आरएसएस का कद जिसने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा भी नहीं लिया, सावरकर जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आईने का अपमान किया था यह कहकर कि हमें अंग्रेजों की सेना का साथ देना चाहिए, उसका कद प्रधानमंत्री देखिए तिरंगे से भी ऊपर है, गांधी से भी ऊपर है, भगत सिंह से भी ऊपर है। क्यों भला? और यही वजह है कि कांग्रेस ने इस पर करारा प्रहार किया है। क्या कह रहे हैं पवन खेरा, इस पर गौर किया जाए। पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट करते करते अब आप स्वतंत्रता सेनानियों में भी मिलावट करने लग गए हैं। जो इतिहास में बड़ा नहीं बन सके उनको पोस्टर में बड़ा बना रहे हो। देश आपसे सस्ता तेल मांग रहा है, सस्ती कॉमेडी नहीं। एक बार फिर गौर कीजिए, देश आपसे सस्ता तेल मांग रहा है, सस्ती कॉमेडी नहीं। ऐसे प्रहार कर रहा है कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर। सबसे बड़ी बात, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की बात की, उसे एक प्रकाश स्तंभ बताया।
मगर प्रधानमंत्री आपसे कुछ सवाल। क्या संविधान का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि राहुल गांधी लगातार संविधान बचाओ का जो एक आंदोलन छेड़े हुए हैं? क्योंकि अब वो वोटर अधिकार रैली शुरू करने वाले हैं बिहार से। प्रधानमंत्री ने आज संविधान की बात की। प्रधानमंत्री, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लोकसभा चुनावों के दौरान आपकी एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, आपके सांसद, आपके नेता, आपके प्रत्याशी बार बार कह रहे थे कि हमें 400 सीटें दो, हम संविधान बदल देंगे। आज तक प्रधानमंत्री आपने उसकी आलोचना नहीं की। क्या यही वजह है कि अब आपको संविधान याद आ रहा है? सुनिए प्रधानमंत्री ने संविधान के बारे में क्या कहा। पूज्य बापू के सिद्धांतों पर चलते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। भारत का संविधान गत 75 वर्ष से एक प्रकाश स्तंभ बन करके हमें मार्ग दिखाता रहा है। भारत के संविधान निर्माता अनेक विद महापुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब आंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इतना ही नहीं, हमारी नारी शक्ति का भी योगदान कम नहीं था। हंसा मेहता जी, दाक्षायणी, वेलायुधन जैसी विदुषियों ने भी भारत के संविधान को सशक्त करने में अपनी भूमिका निभाई थी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कई बातें कही। उन्होंने मेक इन इंडिया की भी बात की, फाइटर जेट्स को भारत में बनाने की बात की। मगर ये तमाम बातें इतनी अटपटी सी लगती है ना दोस्तों, कि आप 11 साल बाद एक बार फिर बुनियादी बातें कर रहे हैं और उन पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री का भाषण ऐतिहासिक सिर्फ एक स्तर से था, वो ये कि यह सबसे लंबा भाषण था। और शुक्र है क्योंकि पिछले कुछ अरसे से प्रधानमंत्री जिस तरह से सरकारी समारोहों का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं, आज वो भाव थोड़ा कम दिखा। हालांकि जैसे मैंने बताया, उन्होंने आपातकाल की बात की और कहा कि जो लोग आपातकाल के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। सुनिए उन्होंने आपातकाल के बारे में क्या कहा। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, तब हमारा संविधान हमारे लिए सर्वोच्च दीप स्तंभ होता है, हमारा प्रेरणा का केंद्र होता है। लेकिन आज से 50 साल पहले भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था, भारत के संविधान के पीठ पे छुरा भोंक दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, आपातकाल लगा दिया गया था, इमरजेंसी थोप दी गई थी। इमरजेंसी के 50 साल हो रहे हैं। देश की किसी भी पीढ़ी ने संविधान की हत्या के इस पाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। संविधान की हत्या करने वाले पापियों को नहीं भूलना चाहिए। और हमें भारत के संविधान के प्रति अपने समर्पण को और मजबूती देते आगे बढ़ना चाहिए। वो हमारी प्रेरणा है। मगर प्रधानमंत्री को भी पता होना चाहिए कि देश में इस वक्त किस तरह के हालात हैं। जो पत्रकार आपसे सवाल पूछता है उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। आप ये कह रहे थे कि मैंने ऐसे कई कानून खत्म कर दिए जिसका नुकसान देश के युवाओं को हो रहा था। क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि इस वक्त जेल में बगैर चार्जशीट के कुछ युवा, कुछ एक्टिविस्ट जेल में पड़े हुए हैं और उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो आपके आलोचक हैं या मुसलमान हैं। तो जब आप मंच से तमाम बातें कहते हैं ना, तो उसका वजन असलियत में हम महसूस नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री। यही वजह है कि प्रधानमंत्री का भाषण मुझे ऐतिहासिक सिर्फ लंबाई की वजह से लगा, मगर कई ऐसी बातें कहकर प्रधानमंत्री मुझे लगता है फंस गए।
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।